हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बीपीएससी 142 की बुक जिसका नाम है वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति, उसके 4th यूनिट के सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन हमारे इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ इसी यूनिट के। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन देखने से आपको ये क्वेश्चन बेटर समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति निर्माण में शामिल संस्थाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करें। जिन जो जो संस्थाएं भारतीय विदेश नीति के निर्माण में योगदान देती हैं और शामिल होती हैं उनके बारे में हमें इसमें बताना है। तो दो तरह की होती हैं वो संस्थाएं, जिनके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो भारतीय विदेश नीति निर्माण में विभिन्न संस्थाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने अपने काम करती हैं, जिनमें विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट समिति, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, संसद और संसदीय समितियां, नीति विशेषज्ञ समूह शामिल है, जो निम्न है। तो सबसे पहले जो है हमारी संस्था दो तरह की मैंने अभी आपको बताया था। पहली आती है हमारे प्रशासनिक संस्थाएं, उनके अंदर उसके उसके भी काफी सारे पार्ट्स होते हैं। और नेक्स्ट होती है हमारी गैर प्रशासनिक संस्थाएं। तो प्रशासनिक संस्थाएं हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। प्रशासनिक संस्थाओं में क्या क्या आता है? तो सबसे पहले प्रशासनिक संस्थाओं में आता है विदेश मंत्रालय, यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री। विदेश मंत्रालय वही होता है जहाँ पर विदेश नीतियों को मूर्त रूप दिया जाता है, यानी कि एक जो है पूरा मसौदा तैयार कर लिया जाता है। यानी नीति निर्माण में मंत्रालय से शुरू होकर इसी पर खत्म होता है। विदेश जो मंत्रालय होता है, विदेश मंत्रालय वो एक टॉपिक देता है जिसके ऊपर हमें विदेश नीति, जो विदेश नीति बनाने वाली संस्थाएं वगैरह होती हैं उस पर काम करती हैं। फिर आखिरी फैसला जो होता है वो विदेश मंत्रालय का विदेशी मिनिस्टर लेता है। और लास्ट आखिरी आखिरी फैसले से भी, मतलब जो विदेश मंत्रालय का विदेश मंत्री होता है वो ओके कर देता है, उसके बाद प्रधानमंत्री के पास जाता है। और जो प्रधानमंत्री होते हैं, अगर उनको वो फैसला सही लगता है तो वो उसको उस पर अपना आखिरी फैसला दे देते हैं, और अगर उनको वो गलत लगता है तो फिर भी वो उसके बारे में बता देते हैं। तो जो प्रधानमंत्री चाहते हैं वही होता है, लेकिन जो विदेश मंत्रालय होता है वो उनको सही गलत के बारे में भी बताता है। यहाँ IFS अधिकारियों के साथ विदेश मंत्री और विदेश सचिव काम करते हैं, और नेतृत्व विदेश मंत्री व विदेश सचिव का होता है। यानी विदेश मंत्रालय में विदेश मंत्री, विदेश सचिव के साथ उच्च सचिव, IAS अधिकारी, IFS अधिकारी, विभिन्न संस्थाएं और एजेंसियों के अधिकारी शामिल होते हैं। तो कितने सारे लोग होते हैं जो मिलकर विदेश मंत्रालय में होते हैं और वो काम करवाते हैं विदेश नीति बनाने में। और अभी हम आगे और देखेंगे कौन कौन लोग होते हैं इसको बनाने में। सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं या फिर NGOs हम कह सकते हैं कि रिपोर्ट को ध्यान में रखकर विदेश नीति बनाई जाती है। विदेश मंत्रालय के सभी अधिकारी पूरी तरह प्रशिक्षित, अनुभवी, प्रतिभावान होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीति के मामलों की जानकारी रखते हैं। गुप्तचर विभाग भी इसमें शामिल होता है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा विदेश मंत्रालय में कौन कौन लोग होते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय, या फिर हम जिसे PMO भी कहते हैं। विदेश मंत्रालय के साथ PMO काम करती है, जिसमें अंतिम निर्णय PM का होता है। PMO यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय। तो विदेश मंत्रालय के साथ साथ PMO भी काम करता है, जिसमें जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया आखिरी निर्णय जो होता है, आखिरी फैसला जो होता है वो PM का होता है। विदेश मंत्रालय अपनी तरफ से पूरी सारी चीजें एक तरह से विदेश नीति तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो PM को दिखाते हैं, बताते हैं, और फिर उसके बाद PM उस पर अपना फैसला सुना देते हैं। अतः PM विदेश नीति निर्माण में शामिल होता है और पूरी तरह सतर्क होता है। विदेश मंत्रालय की सिफारिश करने पर PM उस नीति को पास करता है, लेकिन वो उस पर अपने विवेक का प्रयोग भी कर सकता है। मतलब विदेश मंत्रालय जो होता है वो सिफारिश करता है, उसके बाद PM उसको पास करता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है PMO उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी भी रखता है, और अगर उसको वो गलत लगे तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। PM सरकारी गतिविधियों पर नजर रखते हैं, एजेंसियों का मार्गदर्शन करके मूल्यवान सुझाव देते हैं। वर्तमान में PM मोदी ने विदेश नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है या फिर अदा की है। तो अब हमारी 2 पॉइंट्स हो गए हैं प्रशासनिक संस्थाओं की। तीसरी हमारी जो प्रशासनिक संस्थाएं आती हैं उनमें आते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, यानी कि NSA।
तो एनएसए 1998 में अटल बिहारी की सरकार में बनाया गया। एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी का कार्यकारी प्रमुख होता है। पहले पीएम ही एनएसए का प्रमुख होता था, लेकिन अब एक विशेष अधिकारी को एनएसए का प्रमुख बनाया जाता है। वर्तमान में अजित डोल एनएसए के प्रमुख हैं। तो एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं जो जानकारी देते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में, हमें किस तरह से अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, अपने देश की सुरक्षा करनी चाहिए, और इसकी वो सलाह देते हैं समय समय पर। तो पहले जो था वो पीएम ही उसका जो था सलाहकार होता था, लेकिन अब एक अलग से व्यक्ति को बनाया जाता है एनएसए का प्रमुख। एनएसए अधिकारी पीएम को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों तथा विदेश नीति निर्माण के विषय में सलाह देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एनएसए कौन होते हैं। अब इसके बाद हमारी गैर प्रशासनिक संस्थाएं आती हैं। तो सबसे पहले गैर प्रशासनिक संस्थाओं में कैबिनेट समिति आती है। पीएम के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम कैबिनेट समितियां करती हैं। कैबिनेट समिति देश हित को लेकर कोई समझौता नहीं कर सकती। कैबिनेट समिति का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और उसका निर्णय सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा। उनका एक सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और वो लोग जो है जो निर्णय लेते हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। वो कोई भी समझौता नहीं करती देश की सुरक्षा को लेकर, देश के हित को लेकर, और अपने जो देश होता है उसके देश हित में और देश की सुरक्षा के लिए काम करती हैं, और वही उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इस समिति के अध्यक्ष पीएम होता है, लेकिन कभी कभी होम मिनिस्टर भी अध्यक्ष बन जाता है। गृह मंत्री जो होता है वो कभी कभार इसका मंत्री बन जाता है, अध्यक्ष बन जाता है, लेकिन ज्यादातर इसका जो अध्यक्ष होता है वो पीएम ही होता है। कैबिनेट के सारे सदस्य मिलकर निर्णय लेते हैं। कैबिनेट में काफी सारे सदस्य होते हैं जो सब मिलकर एक साथ मिलकर निर्णय लेते हैं। कैबिनेट समितियां पीएम और विदेश मंत्रालय की विदेश नीति प्रस्ताव को नहीं लौटा सकती, लेकिन उसके पास अधिकार है कि वे उन मुद्दों व नीतियों पर चर्चा करें तथा अपने मूल्यवान सुझाव भी दे देती हैं। तो कैबिनेट समितियां जो होती हैं वो पीएम ने जो फैसला ले लिया है या फिर विदेश मंत्रालय ने जो फैसला ले लिया उसको नहीं ठुकरा सकती, वो जो प्रस्ताव है उसको नहीं बदल सकते, लेकिन वो जो है उन पर अपने दोबारा से चर्चा कर सकते हैं, नीतियां बना सकते हैं और सही फैसला जो है वो करवाने के लिए सिफारिश कर सकती है, सही मुद्दों पर चर्चा कर सकती है और अपने सुझाव भी दे सकती हैं। अतः कैबिनेट की सहमति के बिना कोई नीति पास नहीं हो सकती। तो कैबिनेट के भी सिग्नेचर होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें आता है संसद। तो आप लोगों को पता है संसद कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और वो विदेश नीति बनाने में भी संसद जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देश की सबसे बड़ी और सर्वोच्च संस्था जो होती है वो संसद ही होती है, क्योंकि जो भारत की जनता है उसके हितों की रक्षा करती है संसद। और जो संसद होती है वो सरकार व अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बीच एक धुरी के रूप में काम करती है। सरकार जो होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, सरकार को जवाबदेह होती है, यानी कि हर काम सरकार को संसद की अनुमति लेकर ही करना पड़ता है। सरकार जो है वो संसद की अनुमति के बिना कोई काम नहीं कर सकती। विदेश नीति से जुड़े हर निर्णय को संसद के दोनों सदनों में पास करवाना पड़ता है। अगर कोई किसी भी सदन में जो है सरकार का कोई निर्णय पास नहीं होगा तो वो नीति नहीं बन सकती है। संसद 3 तरह के विदेश नीति निर्माण में योगदान देती है। 3 तरह से देती है विदेश नीति निर्माण में। तो हम देख लेते हैं कौन से तरीके होते हैं। वो पहला तरीका है, सबसे पहले जो है सरकार निर्णयों पर तर्क वितर्क करती है, जिस पर संसद के सदस्य अपना दृष्टिकोण देते हैं और फिर कुछ संशोधन किए जाते हैं। तो पहले तो जो सरकार होगी वो अपने तर्क वितर्क देगी और उन पर संशोधन किए जाएंगे। फिर दूसरा आ जाएगा संसद सरकार के निर्णयों पर संशोधन करती है। तो सरकार के जो निर्णय होते हैं कभी कभार संसद उन पर भी संशोधन करती है। फिर तीसरा है संसद सरकार के नीतिगत निर्णयों पर अनुमति देती है। तो ये 3 तरीके से जो है संसद सरकार के जो नीति निर्माण होते हैं, विदेश नीति निर्माण, उसमें योगदान देती है सरकार जो बनाती है विदेश नीति। अब इसके बाद तीसरी हमारी संसदीय समितियां। तो संसदीय समितियां क्या होती हैं और वो कैसे महत्वपूर्ण होती हैं वो हम इसमें जानेंगे। भारतीय विदेश नीति निर्माण में संसदीय समितियां संसद से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 2 तरह की संसदीय समितियां होती हैं, स्थायी और अस्थायी। विदेश नीति निर्माण में स्थायी संसदीय समितियां काम करती हैं। ये समितियां विदेशी मामलों के बारीकियों को समझती हैं और फिर अपना योगदान देती हैं, यानी कि सलाह देती हैं, अपनी सलाहकार होते हैं इनमें, और वो जो है पीएम को निर्णय के लिए बाध्य करते हैं या फिर
पीएम जो होता है वो उनके निर्णय मानने के लिए बाध्य तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसको सलाह देती हैं, सुझाव देती हैं ताकि वो मान ले। उसको इस तरीके से बताती हैं कि देश का हित है या फिर देश के हित के लिए ही सब लोग काम कर रहे होते हैं, तो पीएम को मनाने की कोशिश करते हैं वो अपने उससे। उनके पास जो भी विषय आते हैं ये उनकी सूक्ष्मता से जांच करती हैं तथा उसके सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव बताती हैं। तो जो जो टॉपिक्स उनको दिए जाते हैं वो उनकी अच्छे से उनको चेक करती हैं और फिर उसके बाद उसके नकारात्मक पॉइंट सकारात्मक पॉइंट्स दोनों बताती हैं। और फिर उसके बाद पीएम का निर्णय होता है वो उसको सकारात्मक पॉइंट्स के अकॉर्डिंग सही निर्णय लेना होता है। तो अब हमारा फोर्थ पॉइंट है नीति विशेषज्ञ समूह। तो इन समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें विशेष एनजीओज और गुप्त रूप से काम करने वाली संस्थाएं होती हैं जो विभिन्न रूप से विभिन्न देशों में काम करती हैं और विभिन्न पहलुओं पर शोध और अध्ययन करती हैं। तो ये जो होते हैं जो छोटे छोटे जो संस्थाएं होती हैं एनजीओज वगैरह आ जाती हैं इसमें, गुप्तचर विभाग जो होता है वो आ जाता है इसमें। और ये लोग न सिर्फ अपने देश में गुप्तचर जो होते हैं वो सिर्फ अपने देश में भी नहीं, जासूस जिनको हम कहते हैं, वो दूसरे देशों में भी काम करते हैं और समय समय पर बताते रहते हैं उन देशों के बारे में कि वो क्या क्या रिएक्शन कर रहे हैं, कैसा सोच रहा है, ये क्या करने वाले हैं, उनकी किस तरह की नीतियां, ये सारी बताई जाती हैं। जैसे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF और विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, ये दो ऐसी संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं और गुप्तचर विभाग। ये संस्थाएं समय समय पर रिपोर्ट देती हैं, शोध और नीतिगत दस्तावेज को प्रकाशित करती हैं। इसमें कुशल विशेषज्ञ, कूटनीतिज्ञ तथा विशेष मामलों के जानकार होते हैं जो सरकार को सलाह भी देते हैं। इसमें बहुत सारे जो है कुशल विशेषज्ञ होते हैं, नीति विशेषज्ञ होते हैं और विदेश मामलों के जो जानकार होते हैं वो सब होते हैं और वो सरकार को सलाह देते हैं, पीएम को। ये संस्थाएं गुप्त रूप से काम करती हैं और अपनी रिपोर्ट के माध्यम से सरकार का ध्यान अवगत कराती हैं। भारत में इन संस्थाओं का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है बल्कि नया है, लेकिन फिर भी ये संस्थाएं देश के विदेश नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण और मूल्यवान संपत्ति हैं। सो गाइज, यहीं पर ही हमारा क्वेश्चन जो है वो फिनिश हो गया और यहीं पर ही हम अपनी वीडियो का भी एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक